आप सबको नमस्कार। आज हम क्लो 6.2 न्यू फीचर वेबिनार में आपको स्वागत करना चाहते हैं। हम आज क्लो 6.2 में कुछ नए की फीचर्स के साथ शुरुआत करेंगे। क्लो में एक नया टूल डेवलप किया गया है जिसका नाम है फिल टूल। इस टूल से आप और अच्छे से अपने क्विल्टेड गारमेंट्स और होम गुड्स में फिल ऐड कर पाएंगे। हम इस वेस्ट पे आपको फिल टूल का उपयोग दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इसी में इंटरनल क्विल्टिंग लाइंस पहले से डाली गई हैं। इस नए फिल टूल से हम एक बार में एक पैटर्न चुन सकते हैं या शिफ्ट दबाते हुए सारे पैटर्न्स को चुन सकते हैं। इनके लाइनिंग पैटर्न्स बन जाएंगे और शिफ्ट रिलीज करके उन्हें बेस पैटर्न्स के नीचे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ये जो नए पैटर्न्स बने हैं उन पे पर्पल ग्लो रहेगा, हमें ये संकेत देने के लिए कि यहाँ फिल टूल इस्तेमाल किया गया है। जो इंटरनल लाइंस यहाँ हैं उन पे सिलाई पहले से ही हो चुकी है, पर ज़रूरत पड़ने में हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और एक्सटर्नल लाइंस ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कॉलर पे एक नई इंटरनल लाइन ऐड करूँगी। ये लाइन ऐड करने के बाद हम वापस फिल टूल पे जाएंगे और उस नए लाइन को चुनेंगे। अब इस इंटरनल लाइन पे भी पर्पल ग्लो आ गया है। इसका मतलब है कि ये एक्टिवेट हो गया है और उन पे सिलाई भी हो गई है। जहाँ फ़िलहाल पॉकेट बैग की सिलाई करी गई है, यहाँ फिल टूल का फंक्शन एक्टिवेट नहीं किया गया है। फिल टूल एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल क्लिक की ज़रूरत है। हम यहाँ पे इस पॉकेट के इंटरनल लाइंस को डीएक्टिवेटेड रहने देते हैं। क्योंकि अब हमने फिल को अप्लाई कर दिया है, हम अब फिलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। पैटर्न्स को फिल टूल से चुनकर प्रॉपर्टी एडिटर पे ध्यान दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 टाइप के फिल हैं। फिल टाइप चुनने के बाद हम अब इंटरनल फिल का वज़न भी चुन सकते हैं। हम यहाँ अगर दोनों पैटर्न्स का फिल डालेंगे, क्लो उस फिल को पैटर्न्स के बीच में बांट देगा। जैसे मैंने 300 ग्राम्स को अप्लाई किया और क्लो ने उसे बांट के 150 ग्राम्स पे सेट कर दिया। हम हर एक पैटर्न के लिए भी अलग से फिल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैक पैटर्न पे 300 ग्राम्स सेट किया और कॉलर पे 60 ग्राम्स। अब हम क्विल्टिंग डिस्टेंस एंटर कर सकते हैं, जो क्विल्टेड इंटरनल लाइंस के बीच की दूरी है। इस वेस्ट की बॉडी में क्विल्टिंग लाइंस के बीच में 3 इंचेस हैं, इसलिए मैं 3 एंटर कर रही हूँ। उसके बाद हम कॉलर पैटर्न को अलग से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे क्विल्टिंग लाइंस के बीच में सिर्फ 3/4 इंच की दूरी है। इस टेक्स्ट बॉक्स के बगल में क्वेश्चन मार्क सिंबल है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। अब हम फिल्म को 3D में सिम्युलेट करके देख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आखिर में फिल टूल से जो क्विल्टेड पैटर्न्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स को चुन रही हूँ एक आखिरी डिटेल ऐड करने के लिए। इस फीचर से हम क्विल्टेड लाइंस में और डिटेल डालने के लिए रियलिस्टिक क्विल्टिंग को ऑन कर सकते हैं। इससे जो क्विल्टेड लाइंस हैं वो और रियलिस्टिक लगते हैं सिम्युलेट करने के बाद। मैंने कॉलर पे रियलिस्टिक क्विल्टिंग ऑफ की है ताकि हम बॉडी और कॉलर के बीच में डिफरेंस देख सकें। अब हम फोल्ड 3D गारमेंट टूल और उसके ऑप्शंस देखेंगे। इस प्रोजेक्ट में एवटार नहीं है और अभी ये एक लो रेज गारमेंट है। सारे पैटर्न्स को सिलेक्ट करके उन्हें घुमाइए ताकि उसे हम सीधे लटा सकें। गारमेंट पे राइट क्लिक करके मूव टू ग्राउंड सेंटर सेलेक्ट करें और फिर सिम्युलेट करें।
हम 2D विंडो को छुपा सकते हैं क्योंकि हम सारी फोल्डिंग 3D विंडो में करेंगे। यहाँ 3D टूल बार में आपको फोल्ड 3D गारमेंट टूल मिलेगा। जब हम इस टूल पे क्लिक करेंगे हमें ये ऑप्शंस दिखेंगे जो हमारी मदद करेंगे। इस ऑप्शन से गारमेंट को एक्स एक्सिस पर घुमाया जा सकता है और इस ऑप्शन से गारमेंट को फ्लिप किया जा सकता है। इस फ्लिप करने से हम पीछे की तरफ से गारमेंट को फोल्ड कर पाएंगे। गारमेंट को हम फोल्ड करने के लिए रेजोल्यूशन को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ये है रेकमेंडेड सेटिंग्स और हम ओके क्लिक कर रहे हैं। हम सिमुलेट कर रहे हैं ताकि गारमेंट गिर जाए और फिर सिमुलेट को ऑफ कर रहे हैं। इस टूल से गारमेंट फैल जाएगा और सारे रिंकल्स हट जाएंगे। ये टूल स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन के जैसे है। गारमेंट को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इसके स्लीव्स बिल्कुल सीधे हो जाएं और सब हिस्से स्मूथ हो जाएं। ये टूल भी स्ट्रेंथनिंग की जैसे है, थोड़ा स्टिफनेस ऐड करता है और फोल्डिंग में मदद करता है। ये हमारा पहला फोल्ड टूल है और ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है जब गारमेंट्स के पार्ट्स ओवरलैप ना हो रहे हों। मैं अपनी स्क्रीन को घुमा रही हूँ ताकि स्वेटर का गला मेरे दूर हो जाए। मैं इस टूल की मदद से बॉडी को फोल्ड करना शुरू कर रही हूँ। गारमेंट के बाहर शुरू करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ गारमेंट के उस हिस्से पे जहाँ मुझे फोल्ड करना है। इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं डबल क्लिक कर रही हूँ और मुझे एक गिज़्मो दिखेगा जो फोल्ड अरेंजमेंट टूल के जैसे है। बाहर की तरफ जो एरो है उसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए गारमेंट के ऊपर घुमा के मैं रोक रही हूँ। और फिर सिमुलेट करके मैं सिमुलेट बंद कर रही हूँ। आखिरी टूल है फोल्ड सेलेक्टेड टूल जो सिर्फ सेलेक्टेड पैटर्न्स को फोल्ड करता है। पहले हम चुनते हैं वो पैटर्न्स जो हमें फोल्ड करने हैं। मुझे ये स्लीव को फोल्ड करना है ताकि मैं दूसरी साइड भी फोल्ड कर सकूँ। इस टूल के साथ हम पैटर्न्स को पहले सेलेक्ट करेंगे जिनको हमें फोल्ड करना है। मैं स्लीव का कफ भी सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका स्लीव के साथ भी फोल्ड करना है। जब मैंने पैटर्न्स को सेलेक्ट कर दिया है मैं अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस कर रही हूँ। पैटर्न के बाहर से शुरू करते हुए मैं फोल्ड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और डबल क्लिक कर रही हूँ उस लाइन को एंड करने के लिए। हमें फिर से वही गिज़्मो दिखेगा और इससे हम स्लीव को फोल्ड कर रहे हैं। जैसे मैं सिमुलेट करूँगी मैं क्लिक करके स्लीव को धीरे से अपने करेक्ट पोजीशन में ले आऊँगी। अब मैं वही टूल्स यूज़ करूँगी गारमेंट की दूसरी साइड को फोल्ड करने के लिए। पहले मैं वापस फोल्ड टूल पे जाऊँगी और गारमेंट के लिए फोल्ड लाइन बनाऊँगी। मैं फिर से गिज़्मो यूज़ करके गारमेंट की लेफ़्ट साइड ऊपर फोल्ड करूँगी और फिर सिमुलेट करूँगी। अब मैं दूसरी स्लीव के लिए फिर से फोल्ड सेलेक्टेड टूल यूज़ करूँगी। स्वेटर के बाहर से शुरू करते हुए मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी स्वेटर के आखिरी फोल्ड के लिए। डबल क्लिक करने पर मेरा गिज़्मो दिख जाएगा और मैं स्वेटर के नीचे का पार्ट को ऊपर फोल्ड कर सकती हूँ।
हम इसको फ्लिप करते हैं ताकि हम स्वेटर के सामने की साइड ऊपर देख सकें। फ्लिप करने के बाद मैं इस स्लीव को भी फिर से फोल्ड करूँगी ताकि मैं ये स्वेटर के फ्रंट के ऊपर डाल सकूँ। लास्ट में हम गारमेंट को हाई रेजोल्यूशन बनाएंगे और सिंपली सिमुलेट कर देंगे। क्लो 6.2 में एक नया लिंक फंक्शन ऐड किया गया है जो आपको क्लोजेट पर अपलोड किए गए डिजिटल फाइल्स को सिलेक्ट और डाउनलोड करने देता है। क्लो 6.2 में लाइब्रेरी में एक नया टैब है। ये टैब एक स्पेस है जो क्लोजेट के स्पेस और कंटेंट से लिंक्ड होता है। अगर आप ये फीचर पहली बार यूज़ करने जा रहे हो तो ये स्क्रीन आपको खाली दिखाई देगी। क्लोजेट से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्लोजेट अकाउंट यहाँ रजिस्टर करना होगा। क्लोजेट आइकॉन पर क्लिक करके और दिखाई देने वाले विंडो में ऐड अकाउंट बटन पर क्लिक करें। अगर आप क्लोजेट में लॉग्ड इन हैं तो आपका अकाउंट तुरंत लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं हैं, वेब ब्राउज़र में क्लोजेट में लॉगिन करें और फिर लाइब्रेरी में ऐड करें। जब क्लोजेट अकाउंट क्लो के पॉपअप विंडो में खुलता है तो इसे बंद करने के लिए ये बटन पर क्लिक करें। अभी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो क्लोजेट प्लेटफॉर्म है। क्लोजेट एक सहयोग और मिलके काम करने की जगह है जो 3D कंटेंट को क्लाउड में स्टोर करती है। यहाँ आप अपने 3D फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, तुरंत चर्चा करते हुए अपने सहयोगी के साथ निर्णय ले सकते हैं। क्लोजेट से डेटाबेस बनाने के लिए हमें पहले समझना है कि वर्करूम क्या होता है। जब आप पहली बार क्लोजेट का उपयोग करते हैं या जब आपको पहली बार क्लोजेट में इनवाइट किया जाता है तो आपको क्लोजेट में साइन अप करना होता है और फिर आप क्लोजेट के डैशबोर्ड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने ग्रुप्स में हैं क्योंकि एक आदमी बहुत ग्रुप्स में हो सकता है। हर ग्रुप के अंदर कंपनीज ऐड हो सकती हैं। हर कंपनी के अंदर ब्रांड हो सकती है। हर ब्रांड के अंदर सीज़न भी हो सकता है और हर सीज़न के अंदर आपके वर्करूम्स हो सकते हैं। आपके सब प्रोडक्शन और सहयोग के लिए सब ज़रूरी 3D डेटा इस वर्करूम में स्टोर होती है। वर्करूम में अपलोड किए गए 3D फाइल्स को सीधा कंटेंट पेज के 3D व्यूअर के साथ हम देख सकते हैं और इधर फाइल पर सहयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी 3D काम कर सकते हैं अपने सहयोगी के साथ, उनको सही स्टाइल परमिशन देकर। अगर आपको अपने पीसी पर क्लोजेट से फाइल डाउनलोड करना हो और क्लो से लोड करना हो, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन 6.2 के नए फंक्शन के साथ ये प्रोसेस और आसान हो गई है। जब आप लाइब्रेरी से एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, उस ग्रुप के हिसाब से नीचे आपको फोल्डर्स दिखाई देंगे। जो क्लोजेट वर्करूम क्लोजेट लाइब्रेरी से हमें लिंक करना है वो हमने अकाउंट में फेवरेट किया है। आपको भी अगर कोई वर्करूम क्लो लाइब्रेरी में देखना है तो आपको वो वर्करूम फेवरेट करना होगा। आप स्टाइल्स को अलग से भी फेवरेट कर सकते हैं और फिर इस फेवरेट सेक्शन में आप सब वर्करूम्स और स्टाइल्स को साथ में देख सकते हैं। जब आप लाइब्रेरी को रिफ्रेश करोगे इस बटन के साथ, आपके फेवरेट वर्करूम्स इस लिस्ट में दिख जाएंगे। ऐड करने के बाद आप वर्करूम्स को डबल क्लिक करके अपने फाइल्स को चेक कर सकते हैं। फाइल्स चेक करने के लिए आपको पहले अपने फाइल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर आप उनके थंबनेल्स या फाइल खोल के उनको चेक कर सकते हैं।
जब आप क्लोजेट वर्करूम में कुछ भी फाइल्स ऐड या डिलीट करते हैं, आप ये बदलाव रिफ्रेश बटन को यूज़ करके अपने क्लो लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल या समस्या या फीडबैक हो इस फीचर के बारे में, तो आप hello@closet.com पर क्लोजेट प्रोफेशनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं फाइल संबंधित कुछ अपडेट्स पर। पहले हम दिखाएंगे FBX इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कुछ नए ऑप्शंस। पहले फीचर में आप अपने एवटार को अब रिगिंग डेटा या रिगिंग डेटा के बिना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक एवटार इधर खोला है और पहले मैं एवटार को FBX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना शुरू करूँगी। इस मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट के दो ऑप्शंस हैं। इस ड्रॉप डाउन में एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन है और एक्सक्लूड रिग का ऑप्शन है। अगर हमें एवटार को रिग के साथ एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट ऑल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें रिग के बिना एक्सपोर्ट करना है तो फिर हम एक्सक्लूड रिग का ऑप्शन चूज़ करेंगे। जब मैं ये पैटर्न्स वापस क्लो में इंपोर्ट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं पहला एवटार जो मैंने रिग के साथ इंपोर्ट किया उसमें ये स्केलेटन है। और दूसरा एवटार जो मैंने एक्सक्लूड रिग के ऑप्शंस के साथ इंपोर्ट किया उसमें ये स्केलेटन नहीं है। और एक विकास FBX के बारे में हुआ है कि अब FBX इंपोर्ट करते समय आपको और एक ऑप्शन दिखेगा। हम पहले FBX फाइल को सिर्फ एवटार जैसे ले सकते थे, लेकिन 6.2 में हम इसे ट्रिम जैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन की मदद से। और आप इस ग्लू बटन से उसे गारमेंट पे लगा सकते हैं। इस अपडेट के बाद आप ट्रिम से संबंधित जो सेटिंग्स हैं उन्हें यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रिम को बड़ा या छोटा बना सकते हैं, उसका वजन बदल सकते हैं और ये सब आप प्रॉपर्टी एडिटर में कर सकते हैं। इसके साथ आप रंग और मटेरियल को कलरवे मोड में भी बदल सकते हैं। अब हम दिखाते हैं कलरवे का एक नया ऑप्शन। इस ऑप्शन में GLTF फाइल एक्सपोर्ट करने के टाइम आप चुन सकते हैं कि आपको सारे कलरवेज एक ही फाइल में चाहिए या आपको हर कलरवे अलग फाइल में चाहिए। पहले हम कलरवे मोड में सारे कलरवेज को चेक करेंगे। फिर हमें एक्सपोर्ट मेन्यू में GLTF फाइल 2.0 को चुनना होगा। पॉपअप विंडो में आप अपने हिसाब से डिटेल्स भर सकते हैं और फिर फाइल सेक्शन में सेव कलरवेज ऑप्शन को ऑन करना होगा। उसके नीचे आपको कंबाइन टू वन फाइल और मल्टीपल फाइल्स के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप सारे कलरवेज एक GLTF फाइल में डालना चाहते हैं तो आप कंबाइन टू वन फाइल ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप उन्हें अलग फाइल्स में सेव करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स चुन सकते हैं। हमने 6.2 में जीनोलॉजिया के संदर्भ में कुछ बदलाव किए हैं।
जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारे गारमेंट पे सारे टेक्सचर्स रिपीटेड टाइल्स हैं। फैब्रिक का बेस टेक्सचर और सारे पकरिंग टेक्सचर्स भी रिपीटेड टाइल्स हैं। पहले जब हम यूवी एडिटर मोड में काम करते थे हम पकरिंग के टेक्सचर्स को बेक नहीं कर पाते, लेकिन अब 6.2 में आप पकरिंग के टेक्सचर्स को भी बेक कर पाएंगे। जब आप यूवी एडिटर मोड में जा रहे हैं तब आपको पकरिंग टैब को ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में सिलेक्ट करना होगा। अब आप देखेंगे कि हम पकरिंग टेक्सचर को बेक कर पाएंगे बेक इमेज टूल के साथ। और एक बदलाव जो आया है वो है हमारे मल्टी टेक्सचर एडिटर टूल में। अब आप जीनोलॉजिया फाइल को मल्टी टेक्सचर एडिटर में ला सकते हैं, जैसे आप कोई भी पीएनजी, जेपीईजी, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप फाइल को करते थे। मैं यहाँ अपने .gene_wash फाइल को खोल के उसे अपने बेक्ड टेक्सचर ट्यूब पर गिज्मो के साथ सही तरीके से बैठा रही हूँ। यहाँ मैं ब्लेंडिंग मोड को भी चुन सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम जीनोलॉजिया फाइल को अपने गारमेंट पे ले आए। मैं ब्लेंडिंग मोड को सॉफ्ट लाइट पे चेंज कर रही हूँ क्योंकि ई डिज़ाइनर यही मोड यूज़ करता है लेज़र का इफेक्ट देने के लिए। जब हम उसे डालकर बंद करते हैं तो आपको दोनों अपना .gene फाइल और टेक्सचर साथ में मिलके टेक्सचर टैब में मिलेगा। लेकिन अब हम अगर यूवी एडिटर में जाएंगे हम टेक्सचर को बेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर .gene फाइल डल गई है। अब हम देखेंगे कि लाइट और विंड कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में कैसे बदलाव किया गया है। पुराने वर्जन में जो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले था वो एक कोन शेप में था। इससे काफ़ी यूजर्स उलझन में पड़ते थे कि ये फंक्शन किस दिशा में काम करेगा। नए वर्जन में कंट्रोलर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को बदला गया है ताकि ये आसानी से पहचान में आ जाए कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। टॉगल मेन्यू में एनवायरनमेंट डिस्प्ले के अंदर शो लाइट और शो विंड कंट्रोलर पर क्लिक करें। अगर आप गिज्मो के ज़रिए लाइट कंट्रोल की दिशा को बदलेंगे तो आप देख पाएंगे कि रोशनी किस तरीके से गारमेंट पर गिर रही है। क्योंकि रोशनी इस एरो की दिशा में अप्लाई हो रही है आप और आसानी से इसे बदल सकते हो। फिर से हम गिज्मो के ज़रिए विंड कंट्रोल की दिशा को बदलेंगे। प्रॉपर्टी विंडो में इसे एक्टिवेट करके और सिमुलेशन बटन पर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि ये एरो की दिशा में हवा अप्लाई हुई है। अब हम आते हैं क्लो 6.2 के नए 2D फीचर्स। 6.2 में अब पैटर्न्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये फीचर आपको कम समय में पैटर्न्स अपडेट करने में मदद करता है और उन पैटर्न्स के अरेंजमेंट, सोइंग, टॉप स्टिच और इंटरनल लाइंस बिना डिलीट किए। सबसे पहले मैं एक नया TXF पैटर्न इंपोर्ट करूँगी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर पैटर्न में सेगमेंट पॉइंट्स बराबर के होने चाहिए। अभी मैं अपने स्लीव के पैटर्न पर राइट क्लिक करके कॉपी करूँगी और इसके बाद अपने सिमेट्रिकल स्लीव पैटर्न को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी और रिप्लेस पैटर्न पर क्लिक करूँगी। इससे मेरे दोनों सिमेट्रिक पैटर्न्स रिप्लेस हो जाएंगे और उन पे लगे हुए सारे इंटरनल लाइंस, ग्राफिक्स, टेक्सचर और सोइंग भी नए पैटर्न पे लग जाएंगे। पुराने पैटर्न के पॉइंट पोजीशन, कर्व, नॉचेस, बेसलाइन पैटर्न के नाम और ग्रेडिंग इंफॉर्मेशन नए पैटर्न से रिप्लेस हो जाएंगे।
अगर आप हाफ सिमेट्रिक पैटर्न को रिप्लेस कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि नए पैटर्न्स भी हाफ सिमेट्रिकल हैं। अब जब मैं ये पैटर्न रिप्लेस कर रही हूँ, पैटर्न के नेम के साथ उसका शेप और कर्व, बेसलाइन और ग्रेडिंग इंफॉर्मेशन भी बदल जाता है। अब हम आते हैं ग्रेडिंग और सीम अलाउंस पर। अब आप हर ग्रेडिंग साइज को अलग से एडजस्ट कर पाएंगे हर पॉइंट से। पहले हम बेसिक एडिट ग्रेडिंग टूल से अपने प्रॉपर्टी एडिटर में जाके आप अपने पैटर्न के ओरिजिनल ग्रेडिंग ऑफसेट देखेंगे। और अब हम नए टूल एडिट ग्रेडिंग ईच के साथ हर एक पॉइंट को अलग से ड्रैग करके बदल सकते हैं हर साइज के लिए। उसके बाद दोबारा बेसिक एडिट ग्रेडिंग टूल में जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी एडिटर में देख सकते हैं कि ऑफसेट वैल्यू उसके हिसाब से बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप हर ग्रेडेड साइज के लिए कर्व पॉइंट भी अलग से एडजस्ट कर पाएंगे एडिट कर्व ग्रेडिंग ईच टूल के साथ। सिक्स पॉइंट टू में अब हम सीम अलाउंस के एंड्स को अलग अलग विड्थ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम सीम अलाउंस टूल से अपने पैटर्न पर सीम अलाउंस डालेंगे। फिर प्रॉपर्टी एडिटर में जाके हम सीम अलाउंस के टाइप को बदलेंगे लाइन से पॉइंट पर। यह सेगमेंट एक एरो की तरह हाईलाइट हो जाएगी और आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट मार्क किया हुआ नजर आएगा। अब इसके विड्थ को ऑब्जेक्ट ब्राउज़र से बदलकर आप पैटर्न के सीम अलाउंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। क्लोज 6.2 में अब हम इंटरनल लाइंस को इंडिविजुअली ऑफसेट कर सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करने के लिए हम एडिट पैटर्न टूल से कोई भी पैटर्न आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके ऑफसेट एज इंटरनल लाइन को खोलेंगे। ये विंडो बिल्कुल पहले जैसी दिखती है, बट हमें नंबर ऑफ ऑफसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस के अंदर दो ऑप्शंस हैं, ऑल और इंडिविजुअल। तो हम इस ऑप्शन को इंडिविजुअल पे सेट करेंगे। तब आप असली में देख सकते हो कि नए फीचर्स कहाँ पे हैं। इस नए फीचर के साथ आप हर एक ऑफसेट लाइन के लिए अलग डिस्टेंस लगा सकते हैं। आप ये सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं कि आपको ऑफसेट सिलेक्टेड पैटर्न आउटलाइन से करना है या उसके पहले वाली इंटरनल लाइन से करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 इंटरनल लाइंस हैं जो हमने इंडिविजुअली ऑफसेट की हैं अलग अलग डिस्टेंस के साथ। फुलनेस पॉइंट टूल में एक नया अपडेट है जो आपको अपने ओरिजिनल कर्व को रखने में मदद करता है। अगर हम ऐसे कोई पैटर्न को फुलनेस पॉइंट टूल से बड़ा करें या छोटा करें तो आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट से इसका नीचे का कर्व थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ करते वक्त हम अपने कीबोर्ड पर D की प्रेस करें तो हम ये ओरिजिनल कर्व को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं मटेरियल से संबंधित कुछ नए फीचर्स पर। हमने ऐड प्रिंट फीचर में कुछ नए अपडेट्स किए हुए हैं।
मैं ऐड प्रिंट बटन पे क्लिक करके कोई भी PNG फॉर्मेट में प्रिंट फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ। जब मैं ये बटन क्लिक करूँगी तो क्लो मुझे इस विंडो में अपनी सारी फाइल्स दिखा देगा। अब मैं यहाँ से कोई भी प्रिंट फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ। इस रिपीट ऑप्शंस के फंक्शन में अब हमने और भी रिपीट ऑप्शंस ऐड किए हैं। इधर अब आप देख सकते हो कि डायमंड, स्ट्राइप एक्स और स्ट्राइप वाई एक्सिस के ऑप्शंस भी हैं और मैं यहाँ सारे सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगी। इसमें हमने कस्टम रिपीट टाइप भी ऐड किया है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे तो आप स्पेस और शिफ्ट एक्स और शिफ्ट वाई के लिए अलग अलग वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अब आप प्रिंट के बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं सेम इमेज के साथ ये रिपीट ऑप्शंस को यूज़ करके। सिक्स पॉइंट टू में फैब्रिक्स इंपोर्ट करने के भी नए तरीके हमने ऐड किए हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके अगर हम कोई भी फैब्रिक पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन सेलेक्ट मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस विंडो में हम अपने कोई भी ZFab फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। फैब्रिक सेलेक्ट करते ही ये पॉपअप मिल जाएगा और इस पॉपअप में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से मैप्स या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पुराने फैब्रिक में रिप्लेस करने हैं। पहले एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ टेक्सचर को रिप्लेस करूँगी। हम बैक और साइड का भी अलग से रिप्लेस कर सकते हैं बट डिफ़ॉल्ट से ये ओपन सेम एज फ्रंट के ऑप्शन पे रहेगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमने पुराने फैब्रिक में नए फैब्रिक से टेक्सचर रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद हम इस टेक्सचर को गारमेंट पे एडिट भी कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको कलरवे मोड में भी काम आएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ इस मेन्यू में वो ऑप्शन नज़र आएगा। इस बार मैं कलर, टेक्सचर और नॉर्मल मैप को सेकंड कलरवे में रिप्लेस कर रही हूँ। मैंने ये हेदर फैब्रिक को ऐड किया है पर जैसे आप देख सकते हो कि इस फैब्रिक का फिजिकल प्रॉपर्टी अभी भी निट फ्लीस टेरी पे है। इस बार मैं थर्ड कलरवे जब मैं फैब्रिक ऐड करूँगी मैं ये निट वॉफल ऐड करूँगी और इस बार मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्लेस करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में प्रीसेट की बजाय ये कस्टम फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऐड किए गए हैं और सब कलरवेज के फैब्रिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए हैं इस कस्टम प्रॉपर्टीज़ पर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रिप्लेस करने के बाद हम फिर भी नए टेक्सचर्स और मैप्स इस गारमेंट के ऊपर डाल सकते हैं, पुराने या नए कलरवेज पर। अब हम फर फैब्रिक्स पे भी रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। पहले हम रेंडर विंडो को खोलेंगे और इंटरैक्टिव रेंडर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फर फैब्रिक सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी एडिटर पे जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब रिफ्लेक्शन और रफनेस का ऑप्शन फर फैब्रिक टाइप में भी डाल दिया है। अगर मैं रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी को बदलकर 100 करूँगी, आप यहाँ 3D विंडो और रेंडर विंडो में देख सकते हैं कि फर का बेस फैब्रिक और रिफ्लेक्टिव और ग्लॉसी बन गया है।
अगर मैं इस इंटेंसिटी को रिड्यूस करूँगी तो आप फिर से दोनों विंडोज़ में चेंज देख सकते हैं कि अब ये बेस फैब्रिक बिल्कुल शाइनी नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ फर के बेस को चेंज करता है, उसके स्ट्रैंड्स को नहीं। इस अपडेट से आप सिमेट्रिक पैटर्न्स को लिंक्ड रखते हुए उनके टॉप स्टिचेस अलग से या साथ में एडिट कर सकते हैं। पहले वर्जन्स में अगर आपके राइट और लेफ्ट पैटर्न्स बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनके सिर्फ टॉप स्टिच अलग थे, आपको सिमेट्रिक पैटर्न एडिटिंग को बंद करना पड़ता था। लेकिन इस वर्जन से आप टॉप स्टिच को अलग अलग डाल पाएंगे उनकी सिमेट्रिक लिंक को रखते हुए। पहले हमें सारे टॉप स्टिचेस को अपने गारमेंट में ऐड करना होगा। फिर जैसे आप देख सकते हो, फ्लाई का टॉप स्टिच सिर्फ एक तरफ होना चाहिए। एडिट टॉप स्टिच टूल सेलेक्ट करके हम सिमेट्रिक एडिटिंग हटाएंगे। सिमेट्रिक एडिटिंग हर एक टॉप स्टिच लाइन के लिए अलग से निकालनी होगी। तो अगर आपके टॉप स्टिचेस अलग से लगे हुए हैं दो पार्ट्स में, तो आप दोनों को साथ सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम इस टॉप स्टिच पे राइट क्लिक करेंगे तो हम रिमूव लिंक्ड एडिटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप हर टॉप स्टिच को अलग से एडिट कर पाएंगे और जिन टॉप स्टिच की आपको ज़रूरत नहीं है उनको डिलीट भी कर पाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं, ये पैटर्न्स फिर भी सिमेट्रिकली लिंक्ड हैं। क्लो 6.2 का एक और अपडेट है जो है YKK ग्लोबल कलर पैलेट। जब आप अपना कलर विंडो खोलेंगे, आपको पैंटोन कलर्स के साथ एक नया टैब दिखेगा जो है YKK ग्लोबल कलर्स के लिए। अगर ये टैब अपने आप नहीं दिख रहा है, आप इसको खुद से ऐड भी कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाके क्लो नेटवर्क ऑनलाइन ऑथराइजेशन खोलिए, प्रीसेट पे जाके पैलेट सेलेक्ट कीजिए और YKK ग्लोबल कलर्स .cco सेलेक्ट कीजिए। इससे ये पैलेट आपके कलर विंडो में ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं एवटार के कुछ नए फीचर्स पर। इस नए फीचर के साथ हम अपने एवटार को इंक्रिप्टेड एवटार फाइल जैसे सेव कर सकते हैं। क्लो में हम कोई एक एवटार को पहले खोलते हैं, उसके बाद ऊपर दिए हुए फाइल मेन्यू में जाके और उसमें सेव एज एवटार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि इस फाइल विंडो में हम इंक्रिप्टेड एवटार या .avte फाइल को चुन सकते हैं। अब ये एक्सपोर्टेड एवटार को आप आगे FBX या OBJ फाइल में नहीं एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये हम अब टेस्ट करते हैं। तो पहले हम .avte फाइल वापस ओपन करते हैं क्लो में और इस एवटार को OBJ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने एक्सपोर्ट कर दिया, बट जब हम इस OBJ को वापस क्लो में इंपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ एक एरर मैसेज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रिप्टेड एवटार फाइल ऐसे काम करता है ताकि आप अपना इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब हम ये सेम टेस्ट FBX के साथ करते हैं। पहले हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे FBX के जैसे। और फिर वापस इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आपको फेल टू लोड एरर मैसेज आ जाएगा। आप ये भी ध्यान रखें कि अब इस AVTE यानी इंक्रिप्टेड एवटार फाइल हम वापस .avt फाइल में वापस नहीं सेव कर सकते। अगर हम ट्राई भी करते हैं कि इसे .avt फाइल में सेव करने के लिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली
.avte या encrypted avatar फाइल के जैसे सेव हो जाएगा। क्लोज 6.2 के प्रिंट लेआउट और नेस्टिंग एल्गोरिथम में कुछ नए फीचर्स आए हैं। आप कुछ नए टूल्स देख सकते हैं इधर, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पैटर्न्स को बेहतर तरीके से नेस्ट कर पाएंगे। जो पहला टूल हम देखेंगे वो है प्ले नेस्टिंग टूल। ये टूल से हमारे पैटर्न्स नेस्ट हो जाएंगे और जितनी देर आप इसे लोड करने देंगे उतना ही बेटर आपका एल्गोरिथम काम करेगा और आपका नेस्टिंग और बेटर आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप किसी भी समय स्टॉप नेस्टिंग टूल को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि नया नेस्टिंग आउटपुट लोड हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी एडिटर में नए सेटिंग्स आ गए हैं जो आपके नेस्टिंग सेटिंग्स हैं। आप ये ऑप्शंस को नेस्टिंग सेटिंग बटन से भी देख पाएंगे। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे नंबर ऑफ गारमेंट्स। इधर आप करंट साइज़ या सारे ग्रेडेड साइजेस में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर करंट ऑप्शन के अंदर टोटल गारमेंट का नंबर भी एंटर कर सकते हैं। आप करंट कलरवे, ऑल कलरवेज या कस्टम कलरवेज के ऑप्शंस के बीच चुन सकते हैं। अगर आप कस्टम कलरवेज सेलेक्ट करते हैं तो आप इस बटन को इस्तेमाल करके चूज़ कर सकते हैं कि कौन से कलरवेज को ये नेस्टिंग फॉलो करना चाहिए। हम ग्रेन डायरेक्शन को भी इधर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें 1 वे या 2 वे में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पैटर्न्स पर सीम अलाउंस टूल हमने नहीं यूज़ किया है तो हम इधर बफरिंग स्पेस का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आप अपने पसंद वाले यूनिट को भी एंटर कर सकते हैं और उसके नीचे आप देखेंगे कि आपके यूनिट में नेस्टेड एरिया में फैब्रिक की लेंथ और विड्थ को आप देख पाएंगे। इसके अलावा फैब्रिक का कंजम्पशन और फैब्रिक वेस्ट को भी देख पाएंगे और साथ आप पैटर्न का एरिया भी देख पाएंगे। अगर आप अब अपने फैब्रिक का रोल विड्थ बदलना चाहते हैं तो आप पैटर्न को सिलेक्ट करके नए प्रॉपर्टी एडिटर सेटिंग्स में इसको एंटर कर सकते हैं। अब हम वापस नेस्टिंग प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि अब नए सेटिंग्स के साथ हमारे पैटर्न्स फिर से नेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखते हैं कि जितनी देर तक हम प्ले बटन को लोड करने देंगे उतना ही एल्गोरिथम बेटर रिजल्ट हमें देगा। एक और टूल यहाँ ऐड किया गया है, वो है रिमूव एडिशनल नेस्टिंग पैटर्न्स। इसका इस्तेमाल करके जो भी एक्स्ट्रा गारमेंट पैटर्न्स हमने ऐड किए थे सेटिंग्स में, जो सिर्फ आउटलाइंस के साथ दिखते हैं, वो हट जाएंगे और आप बस एक ही गारमेंट के पैटर्न्स को देख पाएंगे। उसके बाद रीसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को यूज़ करके डिफ़ॉल्ट नेस्टिंग आउटपुट को वापस वैसे ही लोड कर पाएंगे बिना कोई सेटिंग्स में चेंज करके। अब आखिर यहाँ एक स्नैपशॉट टूल भी डाला गया है जिससे आप अपने पैटर्न्स को रोल पे नेस्टिंग का स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट के की सेटिंग्स बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। कलरवे मोड में भी एक नया फीचर ऐड किया गया है जो है कि आप कलरवे मोड का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं और उसको PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर हम अपने कलरवे मोड में सारे कलरवेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सेव इमेज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस पॉपअप विंडो में हम कलरवे एडिटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर ये फाइल विंडो में हम देख सकते हैं कि हम फाइल फॉर्मेट को PNG से PDF पर सेट कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे UV एडिटर में दो नए फीचर्स। पहला है कि अब हम UV मोड में पैटर्न्स को क्वाड्रेंट यूनिट्स के बीच में मूव कर सकते हैं
जिससे आपके ओरिजिनल टेक्सचर और उनके प्लेसमेंट मूव नहीं करें। 3D प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम UV एडिटर मोड खोलेंगे और टेक्सचर्स को यूनिफाइड पर सेट करेंगे। अब आप इस मेन्यू में देख सकते हैं कि 2 और फंक्शंस ऐड हो गए हैं। इनमें से हम तीसरे टूल को सिलेक्ट करेंगे जो है मूव UV। पॉपअप विंडो में हम मूवमेंट डिस्टेंस के लिए 1 एंटर करेंगे और उसके बाद हम ये एरो कीज करके इन पैटर्न्स को क्वाड्रेंट्स में मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पैटर्न्स का टेक्सचर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। दूसरे फीचर में अब आप UV को जल्दी और ऑटोमेटिक तरीके से सेंटर में अरेंज कर सकते हैं। UV एडिटर मोड में अब आप मेन्यू के चौथे आइटम को सेलेक्ट करें जो है UV अरेंजमेंट। इस टूल से ऑटोमेटिकली आपके पैटर्न्स UV के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। अब हम रिव्यू मोड के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पुराने वर्जन्स में रिव्यू मोड यूज़ करने के लिए आपको एवटार और ग्रेडिंग साइज मैच करके कपड़े को एवटार पे सिम्युलेट करके और उसके बाद सेव 3D स्टेट बटन से सिमुलेशन स्टेट को मैन्युअली सेव करना पड़ता था। लेकिन इस वर्जन से अगर आप एवटार को ग्रेडिंग साइज से मैच करते हैं और कपड़े को एवटार पे सिम्युलेट करते हैं, सिमुलेशन स्टेट अपने आप ही रिव्यू मोड में सेव हो जाता है। एक और चीज़ है, पुराने रिव्यू मोड में अगर आप किसी एक साइज़ में बदलाव लाना चाहते थे तो आप उस साइज़ को सिमुलेशन मोड में सेलेक्ट करके फिर से शुरू से सिमुलेट करते थे। लेकिन इस अपडेट से अगर आप रिव्यू मोड से सिमुलेशन मोड में जाना चाहते हैं, जो सिमुलेटेड स्टेट है वो तब भी वैसे ही रहेगा। आप पहले सिमुलेशन स्टेट के ऊपर ही एडिट कर सकते हैं। जो लास्ट सिमुलेशन स्टेट है वो उसके बाद रिव्यू मोड में फिर से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस फीचर को डेवलप किया गया है, जो रिव्यू मोड का डेटा क्लो के पुराने वर्जन्स के प्रोजेक्ट फाइल्स में मिलता था वो अब नहीं मिल पाएगा। पर जो इन्फॉर्मेशन एवटार से मैच किया गया है वो वैसे ही रहेगा। आपको सिर्फ हर साइज़ को दोबारा सिमुलेट करना पड़ेगा। जब एक साइज सेट का सिमुलेशन स्टेटस रिव्यू मोड में सेव हो जाता है, उसे और बेहतर समझने और देखने के लिए उसके टेक्सचर डिस्प्ले मोड हम बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं गारमेंट्स पर ट्रांसलूसेंट टेक्सचर मोड अप्लाई कर रही हूँ ताकि हम देख सकते हैं कि गारमेंट्स अलग एवटार पे कैसे फिट हो रहे हैं। इसके ऊपर हम स्ट्रेस मैप और स्ट्रेन मैप भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम इसका फिट और बेहतर से कंपैरिजन कर सकते हैं। आखिर में हम देख सकते हैं कि हम एवटार का डिस्प्ले मोड भी बदल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अब से आप क्लो में एक डिफ़ॉल्ट मोड सेट कर सकते हैं। पिछले वर्जन्स में सिमुलेशन मोड हमेशा हमारा डिफ़ॉल्ट मोड था, लेकिन 6.2 के साथ आप इसे अपने पसंद की मोड पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़र सेटिंग्स को खोल सकते हैं और यूज़र इंटरफेस के टैब में हम डिफ़ॉल्ट मोड को सिमुलेशन, एनिमेशन, कलरवे, मॉड्यूलर, UV एडिटर या BOM पर सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मॉड्यूलर मोड को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो इधर मैं मॉड्यूलर को सिलेक्ट करूँगी और इस विंडो को बंद कर दूँगी। उसके बाद जब भी अगर मैं नया क्लो विंडो को खोलती हूँ तो क्लो हमारे सिलेक्टेड डिफ़ॉल्ट मोड में खुल जाएगा। सिक्स पॉइंट टू में हमने अपनी रेंडर विंडो को और भी बेहतर बनाया है।
अब आप ये चुन सकते हैं कि आप कौन से कलरवेज रेंडर करना चाहते हैं। इस बटन को चुनने से यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा और मैं अपने कलरवेज चुन सकती हूँ। मैं सभी कलरवेज को चूज़ कर सकती हूँ या सारों में से सिर्फ 2-3 भी चूज़ कर सकती हूँ। चुनने के बाद हम ओके प्रेस कर सकते हैं और अब मैं स्टॉप रेंडर बटन क्लिक करके फाइनल रेंडर बटन को क्लिक कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कलर्स रेंडर हो रहे हैं क्योंकि इधर सिर्फ 2 इमेजेस हैं। रेंडर समाप्त होने के बाद मैं अपने रेंडर्स को रिव्यू कर सकती हूँ। आप सबको धन्यवाद है इस वेबिनार पे आने के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल है इस वेबिनार के बाद तो आप लाइव चैट या कमेंट्स में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी टीम इधर थोड़ी देर के लिए रहेगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए।